गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 91। दिस इज राज चंद्रा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सुपर टेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सुपर टेट के सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। फटाफट देख लेंगे हम लोग, एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे, बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे हम लोग। इस सिलेबस के बारे में ब्रीफली हम चर्चा करने जा रहे हैं, संक्षेप में चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स। सो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस सिलेबस को। और एक बात और बता देना चाहता हूँ डियर, देखेंगे आप लोग कि अपनी तैयारी को आप बिल्कुल शार्प रखने के लिए, शार्प करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को आप जुड़िए स्टडी 91 से और इस बार अपने सिलेक्शन को श्योर करिए। जी हाँ, टेट हो या सुपर टेट हो, इस बार बिल्कुल सिलेक्शन आपको छीन लेना है और छीन लेना है तो हमसे जुड़ जाना है। जी हाँ दोस्तों, सो वेलकम बैक और आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं सुपर टेट के सिलेबस को। सो आइए डियर, देख लेंगे सिलेबस में। आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ ये डिफाइन कर लूँगा कि कैसे चीज़ों को क्या समझेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा आपके सिलेबस में वो होगा द सेंटेंस। यानी सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आप लोगों ने वाक्य पढ़ा होगा, वाक्यों के प्रकार पढ़ा होगा। ये इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल, इसलिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो सेंटेंस यानी वाक्य पढ़ेंगे हम। इस सेंटेंस में क्या क्या पढ़ेंगे डियर? सेंटेंस में हम पहला पढ़ लेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या पढ़ लेंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि जो सेंटेंस होता है उसके कई पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस में एक पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट का सेंटेंस का एक पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। तो कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, इसके विषय में हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। कब? जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना तब। अभी मैं सिर्फ सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो सेंटेंस से पहला हम पढ़ लेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हिंदी में कहते हैं इसको ध्येय विधेय, ठीक है। सेकंड पढ़ लेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डियर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाले सेगमेंट में। इनके बाद हम तीसरे पर क्या करेंगे? टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या है डियर? जो भी आप लोगों को ये बताया जाएगा सेंटेंस में, उससे रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे हम, ताकि रिविजन हो जाए आप लोगों का और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सेंटेंस में ये 3 सेगमेंट हम पढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट डियर देखेंगे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। अब शब्द भेद एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो आसानी से किसी को समझ में नहीं आता है। जी, मैं आसान कर देता हूँ इसको डियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्दों के प्रकार, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, ध्यान देंगे, बहुत सी किताब आपने पढ़ी होगी लेकिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ क्लियर नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है काइंड्स ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार। जी हाँ, और जो हम लोग नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक 8 चीज़ों को पढ़ते हैं वही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? नाउन को पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो डियर ध्यान देंगे आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ेंगे? पहला है हमारा नाउन, और नाउन में क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे डियर? नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं, हम ये पढ़ेंगे। इसमें हम दूसरा पढ़ेंगे यूज ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन टॉपिक में, यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पहले नाउन को पढ़ेंगे। नाउन में क्या पढ़ेंगे हम? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कैसे हैं, क्या हैं, कितने हैं, कैसे पहचानते हैं उनको। फिर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नाउन। यूज ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है डियर? यूज ऑफ नाउन का मतलब होता है नाउन का यूज कैसे होता है, नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, ये हम सीखेंगे। इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेगमेंट है, नॉट टॉपिक, नाउन के अंतर्गत ही आता है, नाउन के अंडर में हम पढ़ते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर में आपने पढ़ा होगा फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर आपने पढ़ा होगा। सो जेंडर पर भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है नंबर। नंबर का मतलब वचन, यहाँ नंबर वचन से है, यानी कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन है बहुवचन, उसको हम पढ़ेंगे। सो नाउन के अंतर्गत हम काइंड्स ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर, इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में छोटा सा टेस्ट आपके रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है डियर प्रोनाउन। ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या होगा डियर? प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के प्रकार। ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स आप लोग। उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, हम इसको देखेंगे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? केस। ध्यान देंगे, प्रोनाउन में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने के बाद, यूज ऑफ प्रोनाउन पढ़ने के बाद केस को हम पढ़ेंगे। केस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं ना कारक या विभक्ति। आप लोगों ने हिंदी में कारक पढ़ा होगा, विभक्ति पढ़ा होगा, वही इंग्लिश में केस होता है डियर। सो केस के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने
नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। सो प्रोनाउन वाले सेगमेंट पे क्या क्या पढ़ना है हमको, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन और केस, 3 सेगमेंट को पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन में, और उसके बाद लास्ट में छोटा सा टेस्ट आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे डियर एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। वैसे तो बता देना चाहता हूं इस एडजेक्टिव को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। बट एडजेक्टिव अब ये बोलचाल की भाषा में पॉपुलर हो चुका है, इसलिए आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है। सो एडजेक्टिव में क्या पढ़ लेंगे हम लोग? एडजेक्टिव में पहला हम सेगमेंट पढ़ लेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। फिर पढ़ेंगे हम लोग डिग्री। एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ने के बाद हम डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री का मतलब वैसे वो वाली डिग्री नहीं जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिलती है। यहाँ कौन सी डिग्री है बता देना चाहता हूँ। यहाँ डिग्री मतलब होता है श्रेणी या अवस्था। जैसे आप लोगों ने अगर इंग्लिश कभी भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसमें आपने पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अवश्य पढ़ा होगा या सुना होगा। सो डिग्री यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ध्यान देंगे डियर। उसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव, फिर हम पढ़ेंगे डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे तीसरे सेगमेंट में यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रयोग, एडजेक्टिव के यूज, एंड एट लास्ट अंत में क्या हो जाएगा? टेस्ट, छोटा सा आपके रिवीजन पर्पज के लिए। सो एडजेक्टिव के सेगमेंट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री, यूज ऑफ एडजेक्टिव और छोटा सा टेस्ट आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे डियर, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है डियर? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कार्य, एक्शन जिसको कहते हैं हम लोग। सो वर्ब में हम क्या पढ़ लेंगे? वर्ब में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार, यानी क्रिया किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अपने वर्ब के टॉपिक में। और वर्ब के पहला ही सेगमेंट होगा हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में हम वर्ब के प्रकार ही बताएंगे, उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट होगा हमारा यूज ऑफ वर्ब, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब के बाद हम क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे, वर्ब का यूज पढ़ेंगे, किस तरीके से वर्ब यूज की जाती है सेंटेंस में, ठीक है। और उसके बाद तीसरे सेगमेंट में हम लेंगे टेस्ट। तो वर्ब के इस पार्ट में काइंड्स ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, टेस्ट, 3 सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा इसके बाद? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है डियर? क्रिया विशेषण। पता होगा आप लोगों को। देखिए शुरू से बता देना चाहता हूँ, नाउन पता ही हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। सो एडवर्ब के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब के प्रकार, उसके बाद यूज ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब का प्रयोग ध्यान देंगे, और टेस्ट, छोटा सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट पढ़ना नहीं है, टेस्ट देना है हमें, ताकि टेस्ट हमारा रिविजन हो जाए टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के लास्ट में टेस्ट रखा गया ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। सो एडवर्ब में काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब पढ़ने के बाद लास्ट में टेस्ट का सीरीज होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रीपोजिशन। डियर फ्रेंड ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय, यानी ऐसे शब्द जो कि सेंटेंस में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑन, इन, अपॉन, इट, इनटू, टू, फ्रॉम, बाय, एट, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ लेंगे? यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रयोग। देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो किसी के एग्जाम में नहीं पूछता है कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। वो सिर्फ अगर आप इंग्लिश का टीचर बनने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इंग्लिश का टीचर बनने नहीं जा रहे हैं और ना ही आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंटरव्यू है ही नहीं आप में, ठीक है। सो प्रीपोजिशन में यूज ऑफ प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट प्रीपोजिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे डियर कंजंक्शन। ध्यान देंगे आप लोग, कंजंक्शन में क्या होगा डियर? कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक अर्थात कनेक्टर। कंजंक्शन को हम कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर? कनेक्टर। जी हाँ, कंजंक्शन यानी कनेक्टर, यानी संयोजक अर्थात जोड़ने वाला, जो जोड़ने का काम करता है वही कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए सो कंजंक्शन में हम क्या पढ़ लेंगे? कंजंक्शन में फिर से प्रीपोजिशन की तरह ही काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन के प्रकार को नहीं पढ़ेंगे, उसकी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए, उसी तरीके से कंजंक्शन के प्रकार की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे। सो हम कंजंक्शन में क्या पढ़ेंगे डियर? यूज ऑफ कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। प्रकार का मतलब ये हुआ कि शॉर्ट में आपको बता दूंगा मुंह से मैं कि कंजंक्शन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कंजंक्शन के प्रकार शॉर्ट में डिस्कस कर लिया जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यूज ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे हम लोग कंजंक्शन टॉपिक में, और उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट। सो कंजंक्शन में 2 सेगमेंट होंगे, कंजंक्शन के प्रकार कह रहा हूँ, कंजंक्शन के प्रयोग और टेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेंस। टेंस ध्यान देंगे डियर, आप लोग जानते होंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे इस टेंस को, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। सो
टेंस जो होता है देख लेंगे आप यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस मौजूद है। तीनों टेंस के पढ़ने के बाद हम लास्ट में लेंगे टेस्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों जो टेंस होते हैं डियर, हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो होता है, जो प्रेजेंट की चीज़ों को बताता है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीती हुई चीज़ों के बारे में बताता है, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र करता है या बताता है। सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, काल जो होता है तीन प्रकार का होता है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के भी चार चार सेगमेंट होते हैं, चार चार पार्ट होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग आते हैं, जो मैं भी नाम लिया मैंने अभी क्रम से, उन सबको पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस के अंतर्गत हम उन चारों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर टेंस में भी इसके चार भागों को हम पढ़ेंगे, अर्थात टेंस वाले सेक्शन में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार चार भाग को मिलाकर 12 भाग हो जा रहे हैं। यानी टेंस वाले सेक्शन में हम टोटल क्या करेंगे, 12 टाइप्स को पढ़ेंगे, टेंस के 12 भागों को, 12 पार्ट्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद एक होगा छोटा सा टेस्ट जिससे आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट देखेंगे डियर फ्रेंड्स फटाफट, वॉइस। देखिए टेंस के बाद वॉइस आता है, आपको पता ही होना चाहिए टेंस क्या होता है, वॉइस क्या होता है। देखिए टेंस वॉइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेंस में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, मतलब कि टेंस में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, कर्ता से होती है। ठीक है, वॉइस में क्या होता है, उसके उल्टा हो जाता है। वॉइस में क्या होता है कि वॉइस होता है दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, सो टेंस में क्या होता है, जितने प्रकार की टेंस के अंतर्गत हम जितने भी वाक्यों को पढ़ते हैं उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है, यानी उसे एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव का उल्टा, यानी जब किसी सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस है। उसी सेंटेंस को हम उल्टा कर देंगे अगर, यानी ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। जैसे कह दिया जाए कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही पहले लगा हुआ है। इसको उल्टा कर दीजिए कि अ बुक इज रेड, अ बुक इज रेड बाय हिम, यहाँ बुक जो है पहले आ गई और ही जो था वो ऑब्जेक्ट बन के हिम बन गया। सो अ बुक इज रेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो वॉइस होते हैं दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, किसमें, अपने वॉइस के टॉपिक में। और इसमें क्या हो जाएगा, यूज ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम यूज ऑफ वॉइस में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आपके रिविजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट ईयर अनसीन पैसेजेज, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अनसीन पैसेजेज, यहाँ ये स्लैश लगा हुआ है, पोएम्स, ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है, मैथ्स में क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बाई या ऑब्लिक बोलते हैं। मैथ्स के लैंग्वेज में आप लोग ये जो चिन्ह है इसको ऑब्लिक या क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, बट ये इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह को बोलते हैं स्लैश, SLASH। जी हाँ, स्लैश, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सो अनसीन पैसेजेज स्लैश पोएम्स, इस स्लैश का मतलब क्या होता है, यानी ये चिन्ह जो है ऑब्लिक का लगा हुआ है, इसको स्लैश बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, अथवा या अथवा, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सो अनसीन पैसेज या पोएम्स क्यों लिखा गया डियर, आपके एग्जाम में ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है कि एक अनसीन पैसेज होता है जिसको अपठित गद्यांश बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिस अपठित गद्यांश क्या होता है, अनसीन पैसेज का मतलब ऐसा कोई भी पैसेज जिसको हम पहले से ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखे हैं, उसी को कहते हैं अनसीन पैसेज, बिना देखा हुआ पैसेज, जिसको हम पढ़े नहीं होते हैं, अपठित, बिना पढ़ा हुआ पैसेज। तो या तो आपके एग्जाम में कोई एक नॉर्मल सा छोटा सा पैसेज देगा, ठीक, या फिर क्या होगा कि कोई पोएट्री से, पोएट्री इन द सेंस कि किसी पोएम को दे देगा, या तो एक नॉर्मल सा पैसेज देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, या कोई छोटा सा पोएम दे देगा 8-10 लाइन का, 6 लाइन का, उस पोएम से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए अनसीन पैसेज ऑब्लिक पोएम्स लिखा हुआ है, यानी कि आपके एग्जाम में या तो कोई नॉर्मल सा अनसीन पैसेज पूछ लेगा, या फिर कोई पोएम दे देगा और उसी से क्वेश्चन पूछ लेगा पैसेज के रूप में, या पैसेज और पोएम दोनों पूछ लेगा, यानी कभी कभी दोनों पूछ लेता है। तो इसलिए तो इस अनसीन पैसेजेस या पोएम्स वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे डियर, हम लोग अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं,
कोई पोएम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे ट्रिक्स ऑफ पैसेज में। यानी किसी पैसेज को सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ ट्रिक्स होते हैं, उससे कुछ टिप्स होते हैं। उन तरीकों पर चर्चा करेंगे हम लोग ट्रिक्स ऑफ पैसेज के सेगमेंट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले पढ़ेंगे ट्रिक्स ऑफ पैसेज, पैसेज के क्या तरीके हैं, टिप्स लेंगे उसमें पैसेज को सॉल्व करने का, और फिर प्रैक्टिस ऑफ पैसेज, और उसके बाद प्रैक्टिस के इस पैसेज के कुछ पैसेज लेकर मैं आऊँगा और उस पैसेज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। क्यों प्रैक्टिस कराऊंगा डियर? क्योंकि जो भी अनसीन पैसेज का सेक्शन होता है उसमें जितना अधिक आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उतने ही अधिक कमांड बना पाते हैं, उस पर महारत हासिल कर पाते हैं। आप ध्यान देंगे। सो ट्रिक्स ऑफ पैसेज पढ़ने के बाद हम कुछ पैसेज की प्रैक्टिस लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है डियर बता देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। क्वेश्चन टैग जैसे ध्यान देंगे पहले होता क्या है क्वेश्चन टैग। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि आज बहुत ठंड लग रही है या आज बहुत ठंड है, ठीक है, या आज बहुत गर्मी है। मान लीजिए कीजिए आज बहुत गर्मी है, ठीक है। सो मैंने सेंटेंस बोला कि आज बहुत गर्मी है, इतना बोल के फिर मैं लास्ट में बोलूंगा है कि नहीं। मैंने पहले बोला आज बहुत गर्मी है, फिर मैंने कहा है कि नहीं। तो जब मैंने है कि नहीं बोला तो जो है कि नहीं है जो है ना, इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जी हाँ। फिर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इतना बोल के मगर मैं बोलूँगा जानता हूँ कि नहीं। पहले मैंने सेंटेंस क्या बोला, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, फिर मैं कहूँगा जानता हूँ कि नहीं। तो जो जानता हूँ कि नहीं है ना, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, तुम 4 बजे स्कूल जाओगे, तुम 4 बजे स्कूल जाओगे, इतना बोल के कहूँगा जाओगे कि नहीं। तो जाओगे कि नहीं क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। सो डियर क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो क्वेश्चन टैग पर ही हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, उसका यूज़ कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन टैग को। तो क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का यूज़ क्या होता है, कैसा प्रयोग होता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट होगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट डियर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बहुत से लोग इसको सुफिक्स पढ़ते हैं, ध्यान देंगे डियर, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं सुफिक्स। ये सुफिक्स नहीं लिखा है, सफिक्स लिखा है। सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब क्या होता है डियर? प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग एंड प्रत्यय। जी हाँ, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। ध्यान देंगे डियर, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब क्या होता है प्रत्यय। कहने का मतलब क्या हुआ, उपसर्ग वो शब्द जो कि शब्द के पहले आते हैं, प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के बाद में आते हैं। हिंदी भाषा में आप लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ा होगा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो डियर इंग्लिश में भी प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज क्या होता है, यानी उपयोग उपसर्ग और प्रत्यय का क्या यूज है, उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी इस टॉपिक में। और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा आपके रिविजन पर्पज के लिए। नेक्स्ट है डियर फिगर्स ऑफ स्पीच। ध्यान देंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है डियर अलंकार। आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा, बहुत ही पॉपुलर है अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा होगा रूपक अलंकार पढ़ा है आप लोगों ने। रूपक है, अनुप्रास है, विरोधाभास है, मानवीकरण है, ठीक है, अतिशयोक्ति है। तो आप लोगों ने विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, बहुत सारे अलंकार पढ़े होंगे जिसको इंग्लिश में सिमले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, हाइपरबली, ऑक्सीमोरन, इस बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो अलंकार के तो बहुत सारे प्रकार हैं, बट आपके एग्जाम में जनरली जिस लेवल से पूछता है उस लेवल से हम लोग चर्चा करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार पर। और अलंकार में हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं अलंकार, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा उतने को डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना पाए आपका। और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा हमारा प्रोवर्ब्स। देखिए बहुत से क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करने के बाद मुझे लगा कि प्रोवर्ब्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कभी कभी पूछे भी गए हैं बीच में। जी हाँ, ध्यान देंगे, प्रोवर्ब का हिंदी में मतलब क्या होता है, कहावत। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, कहावत बोलते भी होंगे आप लोग। कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत है ना, सॉरी, सुना होगा आप लोगों ने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चोर चोर मौसूरे भाई, सुना होगा डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने, बिल्कुल, ठीक है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सावन के अंधे को हर चीज हरा दिखाई देता है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक,
दिल्ली अभी दूर है, एक पंथ दो काज, इस तरह के जो कहावतें होती हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये इस टॉपिक के प्रोवर्ब्स टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे डियर? क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है कि कोई एक प्रोवर्ब, कोई एक कहावत इंग्लिश में लिख दिया जाता है और उसको आधा लिखा जाता है, आधा छोड़ दिया जाता है। वो आपको आगे फिल करना होता है, उसमें भरना होता है कि आगे क्या आएगा। ध्यान देंगे, जो कहावत होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, अर्थात शाश्वत सत्य होता है। कहावत का जो ट्रांसलेशन होता है वो हूबहू सेम होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने मन से, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, जो कहावत होती है, जो प्रोवर्ब होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मान लीजिए किसी कहावत को, जैसे आपने कह दिया कि चोर चोर मसोरे भाई, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना कि द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, नाच जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो ये जो प्रोवर्ब्स हिंदी में बोल के मैंने उसकी इंग्लिश बताई, तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि इंग्लिश में कोई प्रोवर्ब लिख देगा, आधा लिख देगा, आधा छोड़ देगा, कहेगा आगे क्या होगा। तो प्रोवर्ब्स आपको याद करनी होंगी। इसलिए क्या किया गया है कि प्रोवर्ब के टॉपिक में सम इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रोवर्ब्स, कुछ महत्वपूर्ण कहावतें आपको बताई जाएंगी, उस पर चर्चा की जाएगी और उसके मीनिंग को भी समझाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डियर फ्रेंड्स। सो वर्ड पावर, ध्यान देंगे, आपके सुपर टेट में वर्ड पावर तो नहीं पूछता है, बट फिर भी मान लीजिए चूंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से क्या पूछ रहे, इसलिए वर्ड पावर पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, शब्द भंडार पर भी। और वर्ड पावर का मतलब वोकैबुलरी सेक्शन पर हम क्या करेंगे डियर, जनरली किसी एग्जाम में वर्ड पावर में क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि अनेक शब्दों को एक शब्द, और इडियम फ्रेजेस होता है, मुहावरे हम लोकोक्तियाँ। तो इन पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, ताकि अगर आप एग्जाम में एक दो वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है, सो वर्ड पावर में हम क्या पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे हम चर्चा कर लेंगे। कुछ क्यों? क्योंकि डियर इंग्लिश में आपको बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश में डियर 20 लाख से भी अधिक शब्द हैं। कितने हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में 20 लाख से भी अधिक शब्द हैं, जिसमें से 1,71,446 लगभग, ध्यान देंगे, जिनमें से इंग्लिश में 20 लाख से भी अधिक शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनमें से 1,71,446 वर्ड्स लगभग, अप्रॉक्स बता रहा हूं, यूज में है। इतने वर्ड कहाँ आप याद कर पाएंगे इतने कम टाइम में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कुछ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लेंगे डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे आप लोग वर्ड पावर वाले टॉपिक में। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। ओके, सो डियर, इसी के साथ अपने सेशन को हम खत्म करेंगे। ये था स्टडी 91 की तरफ से, ध्यान देंगे, ये स्टडी 91 यानी कि पूरे स्टडी 91 की तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा सिलेबस था। मैं यानी कि राजचंद्रा, मेरे द्वारा इस सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया आपको। सो अब मुझे आज्ञा दिया डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ टॉपिक्स के साथ और शुरू करेंगे अपने सुपर हिट की यात्रा एक नए अंदाज में, इन अ डिस्टिंक्ट वे। सो डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट कोऑपरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू।